दोस्तों, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कि ऐसी शख्सियत से जिन्होंने हिंदुस्तान को एक नई आवाज़ दी है, क्योंकि वह अपनी कलम से लिखते नहीं बोलते हैं और वो बातें चाहे हिंदी, उर्दू या किसी भी ज़ुबान में हो, दिल में जा उतरती है। दोस्तों, आज का प्रोग्राम हमने खालिस्तान उर्दू की अदबी रिवायत पर रखा है। तो आइए मिलते हैं इस शायर से और इनका इस दुनिया और इसकी ज़मीनी हकीकत से जो गहरा ताल्लुक़ है, इसके राज इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कैसे हैं आशीष साहब? हमें बहुत खुशी है आप आए। हमें बहुत खुशी है कि आपने हमें बुलाया, शुक्रिया। जी, अगर गुस्ताखी माफ़ हो तो आपका ही शेर एक अर्ज़ करना चाहूँगा। जी ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। सुनता है खला में कोई मेरी फुगा, अगर वो जान ले कि नालाए लैलो सहर है ये। इसका मतलब अगर आप हमारी ऑडियंस को समझा देंगे तो इस पे अच्छी बातचीत हो पाएगी। अरे ये तो सितम कर दिया आपने, अपने ही शेर का चीर फाड़ अपने ही हाथों से, अपने ही बच्चे का ऑपरेशन। खैर, आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो इसका मफहूम ये है कि अगर ऊपर इस जहां से परे उस खला में कोई रहता है तो वो जो सुन रहा है हमारी चीखों को, वो समझ ले कि ये मैं नहीं हूँ बल्कि नालाए लैलो सहर है ये। मतलब ये पुकार दिन और रात की है, वो अपना गम बयां कर रहे हैं। इसके मायने ये हैं कि मेरा दर्द दरअसल मेरा दर्द नहीं है, बल्कि दुनिया का दर्द ही मेरा दर्द है। वाह आशीष साहब, जिस कैफियत का आपने जिक्र किया, एक इंसान की ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत रहती है? अब रहने को इंसान तो पूरी ज़िंदगी जुदा रह सकता है इस जहां से, इसकी बुनियाद से, पर जो फिक्र करता है, जो सोचता है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसका दिल उसको इस जहां से और उस दुनिया के दर्द से जोड़े। बिल्कुल सही कहा आपने। आपसे तो और बातें होती रहेंगी, लेकिन अगर आपकी नई किताब से कुछ आसार या नज़्म सुन लेते तो बहुत मेहरबानी होती। जी बिल्कुल, आपका हुक्म सराखों पे। देखिए, मैं किताब तो नहीं ला पाया, लेकिन उसमें एक नज़्म है जिससे मैं बहुत मुतासिर हूँ। थोड़ी तवील है तो सब्र रखिएगा, जिसका सादा सा उन्वान है आदम कि ऐ खुदा देख इंसान की ना मोहकमी, वक्त की राह पर कितना मजबूर है, खाड़ चुभते हैं पर पाँव रुकते नहीं, तू मसीहा व मंजिल है पर दूर है। अहले हुस्नो वफा के वसाए हुए कुछ मकामात हमको सफ़र में मिले, है ये ख्वाहिश कि अपना भी हो हम कदम, कोई रहबर हमें रह गुजर में मिले। एक तन्हा मुसाफिर की दिल की सदा, गम की एक मुख्तसर सी कहानी है ये, है जो हर आदमी की रगों में निहा, जो अस के जहाँ की रवानी है ये। तुम थी जिनसे उत्साह भरे नेत्र भी और चमकता था, इसमें जो था उल्लास तुम्हें तुमसे ही चांद चमकता था। तुम जीवन का आधार प्रिय, लौटो अधरों पर गीत लिए, आ जाओ फिर इस बार प्रिय संग सोम सुरा संग। हिंदी में तो खूब रस घोल देते हो तुम, लेकिन एक बात बताओ, उर्दू सीखने काहे जात हुआ सदवा के पास? कहा उर्दू से कोई विशेष समस्या है क्या चाचा आपको? अरे कहे ना हो, मुसलमानों की बोली है तो। आप लोग की यही बात हमको समझ में नहीं आती है चाचा। भला भाषा कैसे किसी धर्म की संप्रदाय की हो जाती है? अब कोई अमेरिका में रहेगा, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, अंग्रेजी न बोलेगा हैं? अब अपने देश में देख लीजिए, कई अन बोलियां हैं, उर्दू भी तो अपने देश के बोली है चाचा। और इतनी दीवार खड़ी करके क्या मिलेगा? आखिर हम सब इंसान एक ही तो हैं, एक ही दुख है, एक ही आत्मा। पता नहीं कौन सा टोटका की से ससुरा तुम पर। लो आवा तो तुम्हारा सद भाई, तुम ही करो भरत मिलाप, हम तो चल रहे हैं। चलो 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 भाई चलो। आइए आइए हुजूर, आप ही का बात हो रही थी, आइए आइए। लगता है फिर नाराज कर दिए तुम बुढ़ऊ को। अरे नहीं नहीं, अच्छा कल प्रधान जी बता रहे थे कि किसी पढ़े लिखे आदमी का ज़रूरत थी सरकारी बाबू के दफ्तर में, आपका नाम दिया गया और आप मना कर दिए। हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, अब तुलसी का होएंगे नर के मनसबदार। खैर मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम कब तक इन चिलमचियों के साथ वक्त काटते रहोगे? शहर क्यों नहीं चले जाते? भैया वहाँ ज्ञान की नहीं डिग्री की पूछ है।
और जो हमारे पास है नहीं वो तो भला हो प्रधान जी का कि आटे के मिल में लिखा पढ़ी का काम दे रखा है। जाने का तो फिर भी चला जाऊँ असद भाई, लेकिन घर की 1000 जिम्मेदारियां हैं। रेनू की पढ़ाई का खर्च है, माँ का तबीयत ठीक नहीं रहती। बाबा के गुजर जाने के बाद सब कुछ मुझ पर ही आ पड़ा है। फिर भी मैं कहूँगा आशीष, अगर थोड़ा रुपयों का इंतजाम हो जाए ना तो घर पे कुछ दिन की व्यवस्था करके शहर चले जाओ। लखनऊ है, दिल्ली है, वहाँ अभी भी कदर होती है अच्छे सुखन की, अच्छा बोलने लिखने वालों की। अच्छा, आपने अभी तुलसीदास का दोहा सुनाया था। अब हम आपको आप ही के हमनाम शायर गालिब का एक शेर सुनाते हैं कि हैं अब इस मामूरे में कहते गमे उल्फत असद, हमने माना कि रहें दिल्ली में पर खाएंगे क्या। सही है, बात तो सही है तुम्हारी। खैर, अरे प्रधान जी प्रणाम। कहाँ चल दिए छोटे बाबू सवेरे सवेरे? मत पूछ बेटा, गए होंगे लौंडों के साथ सर दबंगई करने। हम उम्र भर कोशिश करते रहे कि इस गांव को जुए और नशे की लत से बचा लें, लेकिन जब आज मेरा खुद का लड़का इसके गिरफ्त में है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। कोई चारा नज़र नहीं आ रहा। खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। अब इसका कोई इलाज हो ना हो, पर आप तो लेखक हैं महोदय, है कोई आपके पास हमारे मन का इलाज? देखिए प्रधान जी, मेरे पास तो मैं तो एक सोच का हिस्सा ही दे सकता हूँ। अब वो दवा है या दर्द, ये तो आपको ही फैसला करना पड़ेगा। अच्छा, तो संभालो अपनी कुर्सी और बताओ हमें कि तुम क्या सोचते हो। प्रधान जी, हमें लगता है कि इंसान अंदर से कमज़ोर ही होता है। कई दीवारें हैं हमारी ज़िंदगी में और हर दीवार एक दुविधा को जन्म देती है और हमारी शक्ति को 2 हिस्सों में बांट देती है। सबसे पहली तो हमारे पैदा होने के साथ ही वजूद में आ जाती है ये शरीर, जो हमें परमात्मा से, हमारे मूल से अलग कर देता है। फिर हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं और भी दीवारें खड़ी होती चली जाती है। मैं, तू, तेरा, मेरा, हम अपने आप के ही टुकड़े करते चले जाते हैं और हमारी जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। पता नहीं, शायद ही कोई ऐसा जगह हो जहां हम एक हो सके। प्रधान जी, आप छोटे बाबू के सामने उसी दीवार के कारण कमज़ोर हैं जिसकी वजह से इंसान अपनी चीज़ और पढ़ाई चीज़ को अलग नज़र से देखता है। तब तुम्हारे हिसाब से क्या करे आदमी? अगर ऐसे ही सारी दीवार गिर गई फिर तो भगवान ही मिल जाएंगे। अब हर आदमी साधु संत तो नहीं हो सकता ना। हाँ, लेकिन जितनी दीवारें गिरा सकें गिरा ही दें। बाकी जीने के लिए तो शरीर ही काफ़ी है प्रधान जी। बहुत बढ़िया भैया, तुम बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, किंतु खुद मत भूल जाना, वरना दुनिया में बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग हैं, उन पे अमर करने वाले बहुत कम। कोशिश करूँगा प्रधान जी। तो फिर
आज का काम तुम अकेले खुद संभालो। हाँ, आते वक्त सब अच्छे से बंद कर देना, ठीक? तो आप कहाँ चल दिए अभी प्रधान जी? जा रहे हैं सब दीवारें गिरा के हिमालय की गोद में। अरे अम्मा, कितनी बार कहा है पानी वगैरह लाने का काम हम पे छोड़ दिया करो। और तू रेनू की बच्ची ना पढ़ाई करती है ना माँ का हाथ बटाती है। अरे हम तो बोले थे, लेकिन अम्मा सुनती कहाँ है। और अब भी ना भैया आते ही शुरू हो गए। थोड़ा सांस लो, पानी पियो और बाकी सब काम बाद में, पहले अपनी डायरी दो। इतने दिनों में क्या क्या लिखा है सब पढ़ेंगे हम। अरे क्या तू भी लो, डायरी तो हम मील में ही भूल गए। तू रुक, मैं भी तुरंत ले आता हूँ। अरे साइकिल कहाँ छोड़ दी? साइकिल खराब हो गई तो तुम मिल पे छोड़ दी। तू अंदर जा। माँ कहाँ है? माँ तो अंदर खाना लगा रही है। और आप अपनी डायरी कहाँ भूला है? वो शायद प्रधान जी लेके चल गए होंगे, मैं सुबह ले आऊंगा। चल तू अंदर चल। बनना चाहा था सूरज जमी का, मगर रात को देखकर वो कहीं छुप गया। सर्कसों की एक उम्मीद था आखिरी, जाने क्यों वो मगर बिन लड़े झुक गया। वो नंदन नहीं है जो पास के गांव में दूध बेचता है? सबसे पहले उसने देखा, सीधे गया प्रधान जी के पास। वो बगल वाले थाना में खबर किए, फिर वो लोग आकर के लड़की को अस्पताल ले गए। लेकिन वो कौन थी, कहाँ की थी, कुछ पता चला? यही आसपास की तो नहीं, नंदन बता रहा था बहुत बुरी हालत में थी। सर पे गहरी चोट, कपड़े फटे हुए, न जाने कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में। अरे कुछ नहीं होने वाला है। इंस्पेक्टर साहब हमारे छोटे मालिक के साथ ही बैठ के दारू पीते हैं। वो लड़की को भी कोनो जानता नहीं है शहर में। वो कुछ पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में आई थी, है ना छोटे मालिक? वो आशीषवा है ना? अरे हाँ मालिक, किसी की साइकिल तो हम बाहर पड़ी थी। और डायरी मिल में पकड़। कहाँ आशीष बाबू? पिताजी ढूंढ रहे थे आपको, काम पे नहीं आया आज आप? वो थोड़ा तबीयत खराब था तो। और साइकिल डायरी सब मिल में ही छोड़ के भाग आए आप? क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। सब पता है मुझे क्या किया हो तुम लोग। जी मैं आता कि पहले तुम्हारा जान ले ले, फिर अपनी ले ले। देखिए, दिल की बातों को ना दिलों में ही रहने दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सांप की न दोस्ती भली न दुश्मनी, पर हमारी समझ में दुश्मनी ज़्यादा बुरी है। क्या पता हम भी काम आ जाए किसी दिन आपके। चलिए जाइए। छोटू, नज़र रखना साले पे। और बताओ रेनू, कैसी हो? ठीक ही हो। बढ़िया। हाँ सब बढ़िया। अरे आशीष, कहाँ थे तुम? सुबह से ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ असद भाई? रेनू तू थोड़ा पानी ले आ। तुमने सुना गांव के बाहर वो लड़की? हाँ सुना है। तो कहाँ थे तुम? पता है पुलिस वालों ने कोताही बरतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब तक कोई दबाव दो नहीं तब तक कोई कार्रवाई करते नहीं। बस नाम के लिए चले आए, 2-4 लोगों से बातचीत कर ली, और तो कोई जिम्मेदार मालूम होता ही नहीं। तुम्हें वहाँ होना चाहिए था मेरे साथ। ये कोई छोटी बात नहीं हुई आशीष।
एक लड़की का रेप करके सड़क किनारे फेंक दिया गया है। वो आसपास के गांव का कोई भी हो सकता है। मैं अस्पताल गया था, लड़की की हालत बहुत नाजुक है, उसे आईसीयू में रखे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे उसके सर पे बहुत मुझे गहरी। नहीं सुना सर भाई क्या हुआ था उसके साथ। मेरी जिंदगी में और भी काफी तकलीफें हैं। अब मुझे नहीं चाहिए किसी और किस्से का दर्द। और आप ये फालतू का नाटक छोड़ दीजिए। किसी एक आदमी के खड़े हो जाने से कुछ बदलने वाला नहीं है। क्या कैसी बातें कर रहे हो आशीष? अरे रेनू, क्या हुआ है इसको? पता नहीं क्या हो गया। कल रात मिल गए थे अपनी डायरी लेने के लिए, तब से अजीब बर्ताव कर रहे हैं। साइकिल भी वहीं छोड़ा है। अच्छा तुम चिंता मत करो, कुछ देर अकेला छोड़ो उसे, जाओ आराम करो। खुदा देख इंसान की नामो कमी, है खुदा देख इंसान की नामो कमी। वक्त की राह पर कितना मजबूर है, खार चुभते हैं पर पाँव रुकते नहीं। खार चुभते हैं पर पाँव रुकते नहीं। तुम मसीहा हो मंजिल है पर दूर है, ऐ खुदा देख इंसान की नामो कमी। एक तन्हा मुसाफिर के दिल की सदा, एक तन्हा मुसाफिर के दिल की सदा। गम की एक मुख्तसर सी कहानी है ये, गम की एक मुख्तसर सी कहानी है ये। है जो हर आदमी की रगों में निया, है जो हर आदमी की रगों में निया। जुए अशके जहाँ की रवानी है ये, ऐ खुदा देख इंसान की नामो कमी। वक्त की राह पर कितना मजबूर है, खार चुभते हैं पर पाँव रुकते नहीं। खार चुभते हैं पर पाँव रुकते नहीं। तू मसीहा हो मंजिल है पर दूर है, ऐ खुदा देख इंसान की नामो कमी। आशीष, आशीष, आशीष याद है कुछ वक्त पहले तुमने मुझसे एक शेर कहा था, सुनता है खला में कोई मेरी फुगा अगर, वो जान ले कि नालाए लैलों शहर है ये। और मैंने तुमसे कहा था इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि इंसान दिन और रात की चीखों को यूं बयां कर रहा है जैसे कि वो उसकी अपनी हो। इसका दूसरा मतलब ये है कि इंसान अपने आप में इतना अंधा हो चुका है कि उसे दुनिया का दुख दर्द दिखाई ही नहीं देता। उसे लगता है ये जहां, ये सुबह, ये रात, जिस चीज़ को रो रहे हैं वो उसका अपना दर्द है। एक इंसान को इन दोनों ही रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। ये हमारी तकदीर में तभी लिख दिया गया था जब आदम को जन्नत से निकाला गया। ना हम फिरदौस के हुए, ना हम ज़मी के। अब ये फैसला तुम्हें करना है आशीष कि जो इस फ़ज़ा में आवाज़ गूंज रही है वो तुम्हारी फुगा है या नालाए लैलो से। मुझे माफ कर दो असद भाई, मैं कमजोर हो गया हूँ। वो लक्ष्मण मेरे सामने उस लड़की को ले जा रहा था, मैं कुछ नहीं कर पाया। ऐसा क्यों होता है असद भाई? सच को मान लेना हमें ताकत देता है आशीष। चलो, ये आंसू किसी और के कदमों में बहाने के हैं और किसी और को जलाने के लिए। चलो सहर, देर हो रही है।
मिल भी जाए सजा अगर गुनहगार को, जिस्म के जख्म फिर भी ना भर पाएंगे। आदमी गर नहीं आदमी से जुड़े, लौट कर हम भला कैसे घर जाएंगे। इतना वक्त गुजर गया है, लेकिन मैं अभी भी वही खुदगर्ज इंसान हूँ। कुछ तो महसूस कर रहा हूँ अपने अंदर। ये किसी का गम है या किसी के गम को कागज पे उतार देने का गुरूर, पता नहीं। कहीं मैं ये तो नहीं सोच रहा कि मैंने उस लड़की का दर्द उसकी आंखों से ज़्यादा बयां किया है, उन आंखों से जिन्हें इस जहां से कोई तवक्को बाकी न थी। हर जर्रे को चीर कर न जाने किसे ताकती रहती थी, न जाने किस दुनिया से उम्मीद थी उन्हें। ये पागल लोग मेरी बातों पर बेसबब उठ खड़े हुए हैं, शायद ये सोचकर कि इनकी तालियों की गिड़गिड़ाहट उसकी क़यामत गूंजने वाली खामोशियों का दम घोट देगी। मेरी ये जवान जो कभी उस बेचारे के हक में बोलने को तैयार नहीं थी, आज उसके रंज की दास्तां कह रही है। क्या हक है इसे? इतना वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी भी उस लड़की का गम पूरी तरह से मेरा ना हो सका। शायद ये हम इंसानों के बस की बात ही नहीं। वो कोई भगवान ही होगा जिसने कहा कि मया तत्मिदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेज व्यवस्थिता। मैं हर जगह हूँ, सब मुझ में है और मैं किसी में नहीं। शायद हमें ये बात समझने में अभी और भी वक्त लगेगा।